नमस्कार, मैं हूं निदा अहमद। यूपी मांगे उत्तर में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाओं पर बवाल मचा हुआ है। महिला सुरक्षा के नाम पर विपक्ष ने झंडा बुलंद किया हुआ है। कोई सरकार को कोस रहा है तो कोई पुलिस को। लेकिन क्या हम लोग अपराध की असली जड़ पर चोट कर पा रहे हैं? क्या समाज की सोच में कोई खोट आ गई है जिसके चलते रेप जैसी घटनाएं लगातार हो रही है और पंचायतें समझौता करा रही है? पहले ना तो समाज की सोच ऐसी थी और ना ही समाज ऐसा था, फिर ये घटिया सोच का बदलाव क्यों? आज इसी पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। यूपी में बलात्कार की घटनाओं पर बवाल है। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। उत्तर प्रदेश में रेप की बढ़ती घटनाओं पर सियासी उबाल है। हाथरस का मामला ठंडा पड़ा है तो आगरा, चित्रकूट और प्रतापगढ़ की घटनाओं पर हंगामा शुरू हो गया। आगरा में नाबालिग के साथ रेप हुआ। मामला थाने से पहले पंचायत में पहुंच गया। बलात्कार के आरोपी को बचाने के लिए सुलह समझौते की कोशिश शुरू हो गई। 1.5 लाख में मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया गया। पंचायत का फैसला न मानने पर बस्ती से बेदखल करने की धमकी दी गई। आरोप है कि बाद में पुलिस भी इसमें शामिल हो गई। लेकिन आगरा की धमक लखनऊ तक पहुंची तो सब हिल गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए तो हर कोई हरकत में आ गया। आगरा की घटना बानगी भर है। प्रतापगढ़ में भी 4 दिन पहले ऐसा ही कुछ हुआ था। सवाल है, इस तरह की घटनाओं के लिए क्या समाज जिम्मेदार नहीं है? बीजेपी सांसद और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर सत्यपाल सिंह कहते हैं कि बलात्कार जैसी वारदातों में 90% लोग जान पहचान वाले ही शामिल होते हैं। इस रूप से बलात्कार के जो केस हैं 90% से ज्यादा केस वो लोग हैं जो जान पहचान वाले करते हैं। ये तो जो आंकड़े बताते हैं, आप लोगों ने देखा। ये जब तक हमारी शिक्षा में सुधार नहीं होगा, हमारे संस्कार अच्छे नहीं होंगे, केवल मात्र किसी को फांसी की सजा का कानून में प्रावधान होने से बात नहीं बनने वाली। सत्यपाल सिंह के बयान की तस्दीक एनसीआरबी के आंकड़े भी करते हैं। साल 2019 में यूपी में रेप के कुल 3065 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें 2874 रेप की वारदातों को अपनों ने ही अंजाम दिया। अपनों के जुल्म का ये आंकड़ा 93.8% है। पुलिस प्रशासन सबके घर घर में तो नहीं जा सकता ना। आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा ना। अपने बच्चों में संस्कार कम हो रहे हैं, इस वजह से ये सब कहानी हो रही है। बाकी आर्डर में कोई कमी नहीं है। इन सब पर विपक्ष के अपने तर्क हैं, अपनी दलीलें हैं। बीजेपी सरकार ने बना दिया है कि ये गंदगी आज घरों तक पहुंच गई है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब इस तरह की अलिफ लैला की कहानियों की रिपोर्ट उजागर कर रही है। कि 6-7 लड़कियों ने आत्महत्या की। क्योंकि उनको ये विश्वास हो गया कि अब जो है हमें जो है किसी प्रकार की सुरक्षा सरकार से नहीं मिलने वाली है और हमारी ये दुर्दशा आगे होती ही रहेगी। तो वो पुलिस में कोई न्याय के बजाय उन्होंने अपने को समाप्त कर लेना बेहतर समझा। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर सोचना पड़ेगा। अगर सरकार ने इसको नहीं सोचा तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बात संस्कार और समाज पर भी आकर टिक रही है। सवाल है कि कब समाज की खोटी सोच दूर की जाएगी, कब अपराध की जड़ पर चोट की जाएगी। तो क्या बढ़ते अपराध के लिए समाज जिम्मेदार है? क्योंकि जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें जिस तरीके से लगातार हमने सारे मामले देखे, उनमें अगर हम उन आंकड़ों की बात करें जिनमें हमेशा से रिश्तेदार शामिल होते हैं या जान पहचान पीड़िता के शामिल होते हैं, उनका आंकड़े में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हम इस सोच को बदलेंगे कैसे? आखिर कैसे हम लोगों की जहनियत में जो महिलाओं की इज्जत है, जो महिलाओं की सुरक्षा है, उसे हम जगह दिलवा पाएंगे? और इसी पर चलिए अब हम बात करेंगे कि हम ऐसे तो नहीं थे
फिर अचानक से क्या हो गया? हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले मैं मेहमानों का तारुफ आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ अनिला सिंह जी जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हमारे साथ निधि यादव जी जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। निधि यादव जी, आपका भी स्वागत है। सिद्धेश्वरी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। सिद्धेश्वरी जी, आपका भी स्वागत है। इनके अलावा सुमन चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि सदस्य है यूपी महिला आयोग की। सुमन जी, आपका भी स्वागत करती हूं मैं। इसके अलावा बात होगी वुमेन एक्टिविस्ट ताहिरा हसन जी से जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका भी स्वागत है ताहिरा हसन जी। तो एक एक करके मैं आप सभी के पास आऊंगी और सबसे पहले एक एक करके मैं एक सवाल का जवाब सबसे लेना चाहूंगी और उसके बाद मैं अपनी डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अनिला सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं पूरे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, पूरे देश की बात कर लें, क्या बढ़ते हुए अपराध के लिए समाज जिम्मेदार नहीं है? तो सबसे पहले मैं अनिला सिंह जी आपके पास इस वक्त जो हालात बने, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है अनिला सिंह जी? सुन पा रही हैं आप मुझे? लगता है शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए मैं आपका रुख करूंगी बाद में अनिल सिंह जी। मैं निधि यादव जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे भी मेरा वही सवाल कि क्या बढ़ते अपराध के लिए समाज जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि आज की डिबेट हमारी हटके है, हम आज फोकस करेंगे समाज पर, क्योंकि समाज बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। निधि यादव जी के ऑडियो में शायद कुछ दिक्कत आ रही है। ताहिरा हसन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। निधि यादव जी, आपके ऑडियो में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही। ताहिरा हसन जी, आपसे भी मेरा यही सवाल सबसे पहले कि क्या बढ़ते अपराध के लिए समाज जिम्मेदार नहीं है? नहीं, देखिए समाज भी जिम्मेदार है भी। देखिए सरकार को अगर समाज अपनी इस तरह से महिलाओं को अभी भी कॉमोडिटी समझता रहता है 21st सेंचुरी में, तो जो कानून है उनका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि जो ये संस्कृति है, जो बलात्कार को संरक्षण देने वाली संस्कृति जो समाज के अंदर से आ रही है, उस पर भी प्रहार करना बहुत जरूरी है। ये भी एक बहुत अहम इशू है जो आपने उठाया है। इसमें देखिए ये बात देखनी होगी, अनिला जी तक आवाज नहीं जा रही है कि जो इस तरह के हमारे लॉ मेकर्स हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो तो वो बताते हैं, मतलब महिलाओं को अच्छी और बुरी महिलाओं में बांटते हैं। जो खामोश रहती हैं वो अच्छी महिलाएं हैं, जो तीखे सवाल करती हैं, आंखों में आंख डाल के बात करती हैं, वो खराब महिलाएं हैं। और वो इस तरह की महिलाएं किस किस खेतों में पाई जाती हैं, वो लॉ मेकर ये भी बताते हैं कि गन्ने के खेत में, मक्का के खेत में, अरहर के खेत में, नाली में, नाले में, झाड़ी में पाई जाती है। तो मुझे लगता है इस तरह के बयानों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ये बात हमने उस समय भी कही थी 2012 में जब निर्भया कांड सबसे लेना है, उसके बाद हम अपनी इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आपका 1 मिनट का वक्त जो है वो पूरा हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त सिद्धेश्वरी भी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। सिद्धि जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो आपको भी 1 मिनट का वक्त मैं पहले दूंगी और आपसे भी मेरा सवाल वही कि क्या बढ़ते अपराध के लिए समाज जिम्मेदार नहीं है? कितना इत्तेफाक रखती है आप इस बात से? देखिए समाज हमारा बहुत ही पहले संवेदनशील था। घरों में भी उसका नियम है, संयम से पूरी तरह से मर्यादा का कैसे आवरण ओढ़ा जाता है, परिवारों में भी ये शिक्षा दी जाती थी। लेकिन इस समय जो हालात हैं, अभी ताहिरा हसन जी भी बता रही थी कि ऐसे ऐसे हमारे लोग हैं, नेतागण हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इस प्रकार का अभद्र बयान देते हैं जिससे वाकई हमारे समाज को बहुत ही आहत पहुंचती है। तो हम इस तरह के समाज में पहले हम देखिए आप निदा जी, पहले हमारे उसमें नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता था हमारे स्कूलों में, क्लासेस में। तो उससे बच्चे समझदार होते थे, सीखते थे कि उनको क्या चीज सही चीज है, सही दिशा में मार्गदर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन समाज का इस प्रकार में योगदान बहुत है कि समाज को, परिवार को और इसके अलावा भी जो हमारे और अलग संगठन है, महिला संगठन है या विश्वविद्यालय हैं और भी जो धार्मिक संगठन है, जो जिस प्रकार से लोग। ठीक है सिद्धेश्वरी जी, ठीक है 1 मिनट का कमेंट आपका पूरा हो गया। मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगी। मैं रुख करूंगी अब अनिला सिंह जी का। अनिला सिंह जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे भी मेरा पहला और सीधा सवाल यही कि क्या बढ़ते अपराध के लिए समाज जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल निदा जी,
देखिए, जब जब महिलाओं का विषय आया है, और मैंने और ताहिरा जी ने तो पता नहीं अनगिनत डिबेट करी होंगी महिलाओं के विषय को लेकर, और मैंने बिल्कुल बुलंदी से अपनी आवाज उठाई है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, क्योंकि महिला को मैं जाति और धर्म में नहीं बांटती हूँ। हमारे देश को एक अद्भुत संविधान मिला। उस संविधान ने कहा कि सब बराबर है, सब नागरिक बराबर हैं, महिला भी बराबर है, पुरुष भी बराबर है, और सबको एक नजर से देखना है। कानून एक नजर से देखता है। फिर क्या हुआ? हाँ, कानून पे कानून, कानून पे कानून, कानून पे कानून, और उससे तेजी से बढ़ते गए अपराध। मौत की सजा भी दे दी गई, आजीवन कारावास भी दे दिया गया, परंतु मुझे लगता है अपराधियों में किसी प्रकार का डर या खौफ नहीं। तो यहाँ समाज की जिम्मेवार है ही, जहाँ 90% से ज्यादा जो है आपके अपने अटैक करते हैं। और सबसे खराब बात यह होती है, आपके अपने ही कहते हैं कि चुप रहो, जबान से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, तुम्हारे साथ गलत काम हुआ है, बलात्कार हुआ, मुंह खोलोगी तो समाज में बदनामी हो जाए। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास। अब सुमन चतुर्वेदी जी का रुख लेती हूँ, जो कि सदस्य हैं यूपी महिला आयोग की। आपसे भी मेरा सवाल यही कि क्या बढ़ते अपराध के लिए समाज जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि पहले सबकी एक एक सवाल से मैं राय जानना चाहती हूँ, उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मैडम नमस्कार। नमस्ते। आपने मुझे अपने से जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद आपको। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि समाज इसमें 100% दोषी। कारण संयुक्त परिवार खत्म हुए, और हम लोगों ने जो संयुक्त परिवार में शिक्षाएं दी जाती थी, धार्मिक संस्कार किए जाते थे, वो सब खत्म हुए। और आज के युग में बेटा और बेटी में जो भेद पहले भी था, लेकिन आज के समाज में जितना हम लोग अधिक आगे बढ़ रहे हैं, उतना बेटा बेटियों में जो भेद हो रहा है वो भी थोड़ा सा गलत है। दूसरा, हम तो आपसे ये कहेंगे, उन्हें पुराने परिवेश में आना चाहिए, संयुक्त परिवार बसना चाहिए, और बेटा बेटियों को समानता की शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए समाज में जिस तरह का परिवेश हो रहा है, और इसलिए मैं तो दोषी ज्यादातर माँ को मानती हूँ, क्योंकि परिवार की प्रथम पाठशाला माँ है। माँ ठीक है, आऊंगी आपके पास ही इसका सवाल का जवाब जरूर लूंगी, क्योंकि आपने एक ऐसी जिम्मेदार शख्सियत को जिम्मेदार माना है आपने, क्योंकि माँ जो बच्चे की पहली दरजगा होती है, बच्चे की पहली गोद, बच्चे की पहली तालीम, सब कुछ वहीं से आती है। आऊंगी मैं आपके पास। निधि यादव जी भी हमारे साथ मौजूद है। निधि यादव जी भी, आपसे भी मेरा बस पहला सवाल यही कि क्या बढ़ते अपराध के लिए समाज जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल, समाज तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, लेकिन आप ये सोचने वाली बात आज ये है कि आखिर ये समाज बनाता कौन है, और इस समाज को अगर इन्फ्लुएंस करने वाले जो जिम्मेदार लोग होते हैं, अगर वही ऐसे कथन गैर जिम्मेदार बयान महिलाओं के विरोध में कहते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनपे इन्फ्लुएंस पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, न्याय की बात है, तो सरकार की जिम्मेदारी है। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी वारदातें हो जाती हैं, आज क्राइम नहीं हो रहा है, आज हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं विमेन के अगेंस्ट। तो अगर इतने हीनियस क्राइम हो रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, और उल्टा अपराधियों को बल देने का काम कर रही है सरकार, तो निश्चित तौर पे ये बढ़ावा ही होगा इससे महिला अपराध के प्रति। और समाज की सोच तो बदलने की बेहद आवश्यकता है। मुझे लगता है जिस तरह से महिला विरोधी बातें हो रही हैं आज सरकार के संरक्षण में, उनकी संलिप्तता में, वो भी उतने ही दोषी है जितना समाज दोषी है। महिला अपराधों के जो बढ़ते चरम को आप देख रहे हैं। बिल्कुल, तो यूपी मांगे उत्तर में आज बात होगी इसी चीज की कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम बात करते हैं, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध की बात हम करते हैं, लेकिन ये सब किस वजह से होते हैं, किस सोच की खातिर होते हैं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। हमारे साथ बड़ा पैनलिस्ट लगातार यहाँ पर मौजूद है। अनिला सिंह जी, आपने कहा कि वाकई आज वक्त आ गया है कि सबसे पहले हम अपनी सोच को दुरुस्त करें, बेटे बेटी में फर्क जो करते हैं उसको करना सबसे पहले हम खत्म करें। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि कब समाज की खोटी सोच जो है ये दूर होगी, हम इससे निजात पा पाएंगे। बिल्कुल निदा जी, उस वक्त मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैं वहीं से शुरुआत करूंगी जहां से मैंने छोड़ा था। बिल्कुल, जहां पे जैसे मैंने कहा कि 90% से ज्यादा, मोर देन 90% जो है, जो अटैक्स होते हैं, जो असॉल्ट्स होते हैं, जो रेप्स होते हैं, जो मोलेस्टेशंस होते हैं, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। यहाँ समाज की एक मेजर भूमिका तो आ जाती है। एक गांव की बिटिया जो होती थी वो पूरे गांव की बिटिया होती थी, आज उसी बिटिया को उसके पड़ोसी अटैक कर देते हैं।
ठीक है, पर मैं ये कहती हूँ कोई भी स्टैंड अलोन नहीं है, समाज स्टैंड अलोन नहीं है। समाज के साथ हम, जो पुलिस प्रशासन है वो भी जिम्मेवार होता है, जो जुडिशियल सिस्टम होता है वो भी जिम्मेवार होता है। ये हो सकता है कि परसेंटेज वाइज आप कहने की नहीं, समाज की भूमिका उसमें मेजरली है और उसके बाद ये इतना परसेंटेज इसकी भूमिका है, इसके इतना परसेंटेज उसकी भूमिका है, पर यह है कि ये एक जो है इंटरलिंक्ड है, कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं है। अभी मैं अपनी समाजवादी पार्टी से जो हमारी प्रवक्ता है निधि, उनकी बात मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि नहीं सरकार जो है वो प्रोटेक्शन देती है, तब ये इस प्रकार के जो अपराधी है, बलात्कारी हैं, उनको ताकत मिलती है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, सत्ता में तो समाजवादी पार्टी भी रही है, तो ठीक है, हर बार बोला जाता है कि मुलायम सिंह यादव जी ने एक इस प्रकार का बयान दिया था जिसको आज अखिलेश यादव को सामना करना पड़ता है। तो क्या मैं पूछूं, जब समाजवादी पार्टी थी तो क्या वो बलात्कारियों को प्रोटेक्शन देती थी? क्या जवाब ले लेते हैं, निधि यादव भी जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। अनिला सिंह जी जवाब ले लेते नहीं चाहती है, जवाब ले लेते हैं, खुद मौजूद है वो। निधि यादव जी। अनिला सिंह जी, आपने बड़े आराम से ये बता दिया कि शायद आज आपके पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से महिला अपराध आपकी सरकार के राज में, प्रदेश में बढ़ रहे हैं, शायद आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो इसी वजह से आप उससे ना नुकुर करके मुद्दा भटकाने का काम कर रही हैं। मैं अब सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, मुझे 1 मिनट का वक्त दें। आज की प्रमुख समाचार आपको बताना चाहूंगी। आज चित्रकूट में गैंगरेप पीड़िता ने खुदकुशी की, प्रतापगढ़ में छेड़खानी से आहत एक युवती ने खुदकुशी की, रायबरेली में नाबालिग दिव्यांग से आपके साथ दुष्कर्म की घटना होती है, लखीमपुर खीरी में लापता लड़की 3 दिन बाद मिलती है, उसका शव मिलता है, बुलंदशहर में चाकू से गोद कर एक महिला की, इस तरह की तमाम घटनाएं हर रोज होती जा रही हैं। आखिर मैं पूछना चाहती हूँ, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मैं मानती हूँ कि हमारे संस्कार या फिर समाज का दोष है कहीं ना कहीं, लेकिन इनका क्या रोल है सरकार का? आखिर इसमें इन्होंने क्या ठोस कदम उठाए हैं कि महिला सुरक्षा बढ़ाई जाए? नहीं, इन्होंने कोई हेल्पलाइन नंबर चालू किया, जो चल रहे थे वर्तमान में उसको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि दोषियों की बात आप करते हैं, जैसे कोई घटना घटित होती है, आप तो दोषियों को आप तो नकार देते हैं कि कोई घटना ही नहीं हुई, आप संज्ञान ही नहीं लेते, तो आप कार्यवाही क्या करेंगे? लेकिन निधि यादव जी देखिए, निधि यादव जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। सरकार भले चाहे किसी की भी हो, बलि जो चढ़ती है वो तो लड़की की चढ़ती है ना, अस्मत जिसकी तार होती है वो तो लड़की की होती है ना, जान से जो जाती है वो तो लड़की जाती है ना। अब ऐसे में तो अगर हम सरकारों का ब्यौरा उठा के देखेंगे, पिछली सरकारों का भी, तो उसमें भी ये कह दिया जाता है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो हमें यही सोच तो दूर करनी है कि हमें लड़कों को वो संस्कार देने हैं कि लड़कों से गलतियां हो ही ना, हमें लड़कों को वो संस्कार देने हैं। हम ये कह के लड़कों को नहीं बचा सकते कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। आपसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि शायद इस पूरे देश में योगी जी एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में आत्मदाह प्रयास हुआ, आत्मदाह का प्रयास करने की घटनाएं, आत्मदाह करने की घटनाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? कल ही लखनऊ में एक महिला ने इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया, तो निश्चित तौर पे वो महिला इन्हीं से दुखी थी, इन्हीं के कार्यकाल से, इन्हीं के नीतियों से कहीं ना कहीं खफा थी और उसको न्याय नहीं मिला। तो सरकार तो जिम्मेदार है, इतनी आसानी से पल्ला झाड़ के दूसरी सरकार पे आरोप आप लगा दे रहे हैं। आप सरकार आपकी 3 साल से आपकी सरकार है, आप जवाब दीजिए। आप ना नुकुर करके आराम से मुद्दा भटका के, जो आपका पैटर्न रहा है कि मुद्दा भटका के आप किसी दूसरी बात पे आ जाएंगे और अपनी जवाब नहीं देंगे। आपसे जवाब मैं मांग रही हूँ कि आखिर क्या वजह है कि आपकी सरकार में सिर्फ क्राइम नहीं, नॉट ओनली क्राइम बट हीनियस क्राइम की वारदातें बढ़ी है। कहीं सिगरेट से लड़की को जला दिया जा रहा है, कहीं रेल की हड्डी तोड़ दी जा रही है। क्राइम का ग्राफ तो हर किसी की सरकार में ऊपर रहता है, लेकिन अगर महिलाओं की सुरक्षा की मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो बस एक बदलाव जो आता है ना, वो पता है क्या आता है? वो बदलाव ये आता है कि सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन सब कुछ वैसे का वैसे ही रहता है। तो उसमें एक दूसरे पर आरोप हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम पिछली सरकारों में भी जाके देखेंगे, आत्मदाह की कोशिश उनमें भी हुई थी, लड़कियों ने जलने की कोशिश उसमें भी की थी, उनके साथ क्राइम का ग्राफ उसमें भी बढ़ा था, और रात के वक्त में वो भी वहां पर भी महफूज नहीं थी। कब ऐसा हुआ है कि कोई गारंटी दे सके कि हाँ आप निकलो, आपके साथ हम खड़े? चलिए मैं अगले मेहमान पे जाना चाहूंगी। सिद्धि श्री जी, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। सिद्धि श्री जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भले चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन तस्वीर जो बदलती है वो इतनी बदलती है कि हाँ सरकारें बदल जाती है, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं आपके साथ बात करूं आज यहाँ पर, तो वो जो परेशानी का सामना करती है, जिन दिक्कतों का सामना करती है, वो जस की तस बनी रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप मढ़ने से बेहतर है कि हम सोच को बदलने पर बढ़ावा दें, हम मानसिकता को बदलने पर बढ़ावा दें, क्योंकि अपराध तभी रुकेगा जब हमारी सोच बदलेगी और हमारे समाज में सुधार होगा। जी देखिए, सरकारें कोई भी हो, किसी भी दल की हो सरकारें, लेकिन
ये कहा जाएगा कि सरकार उत्तर प्रदेश की हो, सरकार किसी की दल की नहीं होती है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो। और सबसे पहला ये मुद्दा ये है कि महिलाओं की सुरक्षा जो है किसी भी दल से, किसी भी पार्टी लाइन से ऊपर होकर होती है। और यहाँ पे आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षित पूरी तरह से नहीं है। कहीं भी जो भयावह स्थिति है वो ऐसी है कि कोई भी उत्तर प्रदेश का जिला बचा नहीं जहां महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुराचार, हत्याएं और गैंग रेप की घटनाएं हो रही है। अब तो ये देखने में आ रहा पूरी बाढ़ आ चुकी है महिलाओं के उत्पीड़न की, हत्याओं की भी। और एक तरह से देखा जा रहा है कि हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार, गैंग रेप की एक सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश में। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और सोचने को मजबूर करता है कि महिलाओं की सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं है। और महिला जब एफआईआर होती तो 8-8 दिन लग जाते हैं एफआईआर होने में। तो ऐसे में कहां से न्याय मिलेगा महिलाओं को? कैसे सुरक्षित होगी? जो बड़े बड़े नारे दिए गए थे, बृहद नारा दिया था, तो सोच बदलनी है। इसी सोच की तो लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं यहाँ पर। आज डिबेट का मुद्दा इसलिए हम लेकर आए, यही सोच हमें बदलनी है। चलिए सुमन चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप सदस्य हैं यूपी महिला आयोग की, और इस नाते आपने बहुत कुछ ऐसा देखा होगा, आपके संज्ञान में भी कई केस आए होंगे। आपको नहीं लगता कि वाकई में समाज की जो खोटी सोच है इसे में हमें बदलाव लाना होगा? लेकिन सवाल यही है कि बदलाव लाएगा कौन और कब समाज की ये खोटी सोच दूर होगी? आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी सुमन चतुर्वेदी जी? जी जी जी, मेरा सवाल आपसे यही कि कब समाज की ये खोटी सोच दूर होगी जिससे आने वाले वक्त में हम आसानी के साथ, हम महिलाएं रात के 2 बजे भी अगर निकले तो अपने आप को महफूज समझें? वो मैडम तभी होगा जब हम लड़कियों को जितनी बातें सिखाते हैं उतना लड़कों को भी ट्रेनिंग दें। जी, ये आपने वैलिड पॉइंट बोला। दूसरा, आप एक बात बताइए, अभी मैडम कह रही थी सरकारें आती जाती रहती हैं। ये सरकार का विषय नहीं है, ये समाज का विषय है। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। और जो कल हादसा हुआ है वो हादसा विधानसभा के सामने है। ये तो चांस की बात है, विधानसभा के सामने मेरा बीजेपी कार्यालय है, सपा का भी हो सकता था, कांग्रेस का, किसी का भी हो सकता था कार्यालय। तो ये समाज की सोच बदली जाए। राजनीति तो आती है, जब मुख्यमंत्री आते हैं बदलते रहते हैं, ये विषय नहीं है। विषय हमको भेदभाव खत्म करना होगा, बेटा बेटी में बिल्कुल समान संस्कार देने होंगे। तभी, जब तक समाज नहीं बदलेगी तब तक परिवार नहीं बदलेंगे, समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक हम बिल्कुल महिलाओं पर अपराध पर अगर लगाम लगानी है तो हमें इस समाज की खोटी सोच को दूर करना होगा। और यही एक सबसे बेहतरीन रास्ता भी होगा, तरीका भी होगा महिलाओं को महफूज रखने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। ताहिरा हसन जी, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अब मैं आना चाहूंगी ताहिरा हसन जी आपके पास, और आपसे मैं जानना चाहूंगी जिस तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2019 के मामलों की, तो 94.2% वो आंकड़ा है जिसमें घटनाओं में अपने ही शामिल थे। तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि हमें अपने ही गिरबान में झांक के देखने का, हमें अपने ही घर में जो लड़के मौजूद हैं, जो मर्द मौजूद हैं, उनकी सोच में फर्क लाने का, उन्हें समझाने का कि आपके भी पास माँ है, आपके पास भी बेटी है, तो जितनी इज्जत आप दूसरे से अपनी माँ बहन के लिए चाहते हैं उतनी ही इज्जत हर किसी की माँ बेटी को देनी आपके लिए जरूरी होगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं कि वो समय आ गया है कि जब बेटों को संस्कार देने की भी जरूरत है, उन्हें ये बताने की जरूरत है मजबूती के साथ कि महिलाओं की इज्जत करें, ये घर से शुरू होता है। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि महिला आयोग की अभी आपकी बैठी हुई है मेंबर, उन्होंने कहा माँ जिम्मेदार है। मैं कहना चाहती हूँ कि महिला आयोग की सदस्य हैं तो जाहिर है महिलाओं पे काम कर चुकी होंगी। ये मैं उम्मीद करती हूँ कि महिला इश्यूज पे काम किया होगा, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग में हमारी महिलाएं कितनी है, कितनी महिलाओं को ये हक है कि वो डिसीजन ले। किसी स्कूल में एडमिशन होगा, इसका डिसीजन भी हमारी माओ के पास नहीं होता। और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर कहता है कि जितने घंटे काम होते हैं 2/3 महिलाएं करती हैं। खाद्यान्न का उत्पादन 50% करती है, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं सारी दुनिया में। 1% उनके नाम प्रॉपर्टी है और हार्डली 10% उनका पैसों पर अधिकार होता है। वो जो अर्न करके लाती हैं वहां से तो उनको सैलरी मिलती है,
लेकिन उसके बाद उनका अधिकार नहीं होता। मैक्सिमम औरतों की बात मैं कर रही हूँ, महिलाओं की बात कर रही हूँ। इसलिए महिला माँ को आप इतनी जल्दी जिम्मेदार न दें, ये सोच आपको भी बदलना होगी मैडम अपनी। नहीं, बिल्कुल यही तो सोच है। कोई भी माँ क्यों चाहेगी कि उसकी बेटी का रेप हो? कोई माँ क्यों चाहेगी कि उसकी बेटी की इज्जत चौराहे पर ताड़-ताड़ कर दी जाए? कोई माँ क्यों चाहेगी कि अगर उसकी बेटी दिन दहाड़े भी निकले तो सोचे उसे पकड़ ले, उसके साथ छेड़खानी करें? सुमन चतुर्वेदी जी जवाब ले लेते हैं। क्या सुमन चतुर्वेदी जी, आपने कहा जब आपसे मैं पहले आई थी कि कहीं ना कहीं हद तक माँ भी जिम्मेदार होती है। किस बात के लिए माँ जिम्मेदार होती है? क्या वो बेटों को संस्कार नहीं दे पाती, इसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है? क्या वो अपनी बेटी को इस डर के साए में 24 घंटे जीने पर मजबूर करती है कि बेटी तू लड़की है, तू अगर ऐसा करेगी तो गलत हो जाएगा, तू रात को जाएगी तो गलत हो जाएगा, तू छोटे कपड़े पहनेगी तो गलती तेरी होगी? क्या जिम्मेदारी है माँ की? मैडम, माँ बच्चों की प्रथम पाठशाला माँ ही है। मैं आपसे ये कहूंगी, बच्चे हमारे बेटे रात के 12 बजे पान की दुकान पर खड़े रहे, सड़कों पर घूमे, क्या कभी किसी पेरेंट्स ने ये पूछा है तुम रात के 12 बजे कैसे घर में आ रहे हो? अगर बेटी कहीं शाम को 5 बजे भी थोड़ा सा लेट हो जाए तो कितना उसके ऊपर प्रेशर रहता है। हम तो ये कहेंगे कि ये सोच आप जिस तरह लड़कियों पर प्रेशर बनाती है, इस तरह आप लड़कों को समझाइए, उनको संस्कारित करिए, उन्हें संस्कार दीजिए। अगर लड़की माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी नहीं जाएगी तो ये भी नहीं जाएंगे, बेटे भी नहीं आएंगे। और जहाँ तक दोनों की जिम्मेदारी, आप खुद कह रही है न्यूक्लियर फैमिलीज हैं आजकल, ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है। माँ पे मत डालिए। मिनिस्टर महिला है, हमारी सरकार ने तो महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है, 33% आरक्षण। नहीं तो ये जिम्मेदारी लड़कों को सुधारने की, लड़कों को समझाने की, उन्हें सही गलत बताने की खाली माँ ही क्यों उठाएगी? सवाल ये है, ठीक है सुमन चतुर्वेदी जी, लड़कों को डांटने का, भड़काने का, हर चीज की अगर वो गलत कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ माँ क्यों उठाएगी? जबकि बेटा अगर कोई उपलब्धि हासिल करता है तो वो बाप का शेर हो जाता है, बाप का नाम जुड़ जाता है उसके साथ, और बाप भी अपने गिरेबान को ऊंचा करके कहता है बेटा है मेरा, शेर है मेरा। तो ऐसी अगर गलती वो कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी भी तो बाप को भी तो होनी चाहिए। हाँ, पेरेंट्स में होनी चाहिए, दोनों भी होनी चाहिए, दोनों पे होनी चाहिए। ठीक है अनिला सिंह जी, ठीक है अनिला सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी यहाँ पर। आपको नहीं लगता वाकई एक फर्क की एक लकीर एक दिन खिंचती है? कोई भी हादसा होता है, हम सब आते हैं, मैं भी आती हूँ, आप लोग भी आते हैं, डिबेट करते हैं और हम चले जाते हैं, लेकिन दूसरा दिन जब निकलता है, दूसरे दिन सूरज निकलता है तो वो लकीर अगली वाली उससे भी बड़ी खिंच जाती है। क्योंकि कल हमने पढ़े 2 मामले सामने आए, आज जब सुबह उठकर का है तो ब्रेकिंग पढ़ रही हूँ कि आज 4 मामले सामने आए। तो ये फर्क, ये सोच कितनी हद तक उन लड़कों की मानसिकता पर डिपेंड करता है जो अपनी बहन को तो बहन की नजर से देखते हैं, लेकिन सामने वाली लड़की भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो ये फर्क भूल जाते हैं। तो इस सोच को बदलने के लिए हमें कौन से ऐसे कदम है? क्या हमें कोई जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, कोई कैंपेन ऐसी चलानी चाहिए जिससे महिलाओं की इज्जत उनके दिल में हम घर करवा सकें? जी निदा जी, वैसे तो मुझे शुरुआत में ही कहना चाहिए कि मैं धन्यवाद देती हूँ आपको और आपके चैनल को। आपने इतना अच्छा विषय उठाया है, और मैं महिलाओं को कभी भी राजनीति, धर्म और जाति में नहीं बांटना चाहती हूँ, परंतु मेरी 2 जो को पैनलिस्ट हैं जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से आती हैं, उन्होंने इसको पॉलिटिसाइज किया। तो मुझे आप 10 सेकंड दीजिएगा, मैं उनका उत्तर दे देती हूँ, फिर मैं आपका प्रश्न का भी उत्तर दूंगी। तो ये मेरा उत्तर दोनों के लिए है। पहली बात तो ये है, अभी इनमें से एक ने कहा कि एक महिला ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने अपने आप को आग लगा ली। तो उसका उत्तर मैं आपको बहन बताऊं, विषयांतर नहीं करना चाहती हूँ। अंजलि उर्फ आयशा को जो भड़काने का काम किया वो कांग्रेस के नेता आलोक प्रसाद ने किया। उसने उसको उकसाया कि तुम अपने आप को कार्यालय के सामने आग लगा लो। तो उसका उत्तर जरा मेरी बहन जो कांग्रेस से आई हुई है उसको दे दे कि महिलाओं को क्यों आप राजनीतिक का एक टूल बनाते हैं? अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए महिला को आग लगवा देंगे। ठीक है अनिला सिंह, जवाब ले लेते हैं। सिद्धि जी, सबसे पहले तो सोच हमें अपनी पार्टी की ही बदलनी होगी कि हम अपने सियासी फायदे के लिए किसी भी लड़कियों को कहेंगे कि तू जल जा। सिद्धि जी, भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य रहा है। जी मैं बोल रही हूँ, हेलो बोलिए। निदा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। हाँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का
भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता पदाधिकारी अगर कुछ भी बोलता है, जबकि हमारे को लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ भी बोलता है तो वो उनको गिरफ्तार कर लेती है। आपके यहाँ तो महिला कुछ भी बोला नहीं गया ना, कुछ भी बोला नहीं गया, बल्कि तू आग लगा ले, ऐसा कई बार हुआ है। आज वो मौत और जिंदगी की महिला कार्यकर्ता है, इतनी बुरी तरीके से पीटा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और कुछ भी बोलने में और कुछ भी कहकर करवाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो सबसे पहले भी लगा चुकी है अपनी पार्टी की बदलनी होगी। इस प्रकार के आरोप कई बार लगा चुकी है, हमारे प्रवक्ताओं को भी लगाया गया है, हमारे लोगों पे भी, पदाधिकारियों के भी इस प्रकार के आरोप लगा के उनको जबरन जेल में भेजा गया है। अभिव्यक्ति की आजादी पुरुष कार्यकर्ताओं ने करी ना, कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ताओं ने आपकी महिला कार्यकर्ता की पिटाई करी ना, उसका उत्तर है कुछ आपके पास? प्रियंका वाड्रा का तो मुंह सिल गया। अरे अनिला जी, अगर हम गिनाने बैठेंगे ना, चाहती है ना वो आपकी महिला जी, अगर मैं अगर मैं गिनाने बैठूंगी ना तो आपका मुंह सिल जाएगा। अगर मैं गिनाने बैठूंगी ना तो कहाँ आप लोगों ने क्या किया है? पर्सनल कोई नहीं जाएगा, विधायक है, पर्सनल कोई नहीं जाएगा, क्या कहते हैं, पर्सनल कोई नहीं जाएगा। देखिए आज का मुद्दा, आज का विषय ऐसा नहीं है, पर्सनल कोई नहीं जाएगा। जिस मुद्दे को लेकर के आप सब लोगों को बुलाया गया है, बहुत कीमती वक्त होता है, उसमें हम आप लोगों को मंच देते हैं ताकि आपकी राय हम बाकी और दर्शकों तक भी पहुंचा सकें। और आप सब लोग जिस पोस्ट पर हैं, आपका एक एक लफ्ज, आपके एक एक लाइन बहुत असर डालता है। जो आपके व्यूवर्स अभी इस वक्त, जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, तो पर्सनल कोई नहीं जाएगा। बेहतर होगा कि हम टॉपिक पर वापस लौटें। ठीक है निधि यादव जी, मेरा आपसे ये सवाल कि देखिए, भूल जाइए आप कि आपकी सरकार थी उसमें क्या हुआ, भूल जाइए आप कि आज की जो सरकार है उसमें क्या हो रहा है, भूल जाइए आप कि पुलिस को हम कोसें या हम सरकार को कोसें। सबसे पहला जो हमारी जिम्मेवारी बनती है एक महिला होने के नाते भी, मैं भी जिस फैमिली से आती हूँ, दो बच्चों का मैं देखती हूँ, बेटे हैं मेरे दोनों, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे यही होती है कि इनको मैं कैसे समझाऊं कि बेटा आप लड़के हो, आगे जाके कोई भी गलती ऐसी मत करना जिससे आपकी माँ का जो सर है वो शर्म से झुक जाए। और ऐसे वक्त में जब मैं खुद एक महिला होकर अपने बेटों को लेकर मैं चिंतित रहती हूं, तो मेरी समझ में ये नहीं आता बाकी और लोगों को नींद कैसे आ जाती है। जब हर दिन महिलाओं के साथ हर चौराहे पर उनकी अस्मत को तार तार कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें इन सब में ना पड़ के, किसी भी राजनीति में ना पड़ के, उस सोच को बदलने की दिशा में बढ़ावा देना है, जिस सोच से हम ये कह सकें कि हाँ, हमारा बच्चा अगर रात में भी किसी लड़की को अकेला पालेगा तो उसे गलत नजर से नहीं देखेगा। इतना विश्वास हमें होना चाहिए अपने बच्चों पे, अपने घर के मर्दों पे। बहुत अच्छी बात कही आपने निदा जी। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये काबिल तारीफ है कि आप अपने लड़कों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भी संशय है और इस बात की दुविधा है कि कैसे आप उनको अच्छे संस्कार देंगे। देखिए, जब तक वो दुविधा और वो संशय इसलिए है ना सिद्धि जी, वो दुविधा और संशय इसलिए है ना कि समाज की सोच बहुत गलत होती जा रही है। मैं अकेली कैसे उन्हें सुधारूंगी जब तक सबकी सोच नहीं बदलेगी। देखिए, जब तक बच्चे छोटे होते हैं और माता पिता के संरक्षण में होते हैं, उनकी सब कुछ, उनकी देखभाल माँ बाप ही करते हैं। मौजूदा सरकार को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए, बेटियों के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक एक करके सिद्धेश्वरी जी, एक एक करके दोनों बोलेंगे, ऑडियो क्लैश होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एक करके। ठीक है, एक एक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि जब तक बच्चे माँ बाप के संरक्षण में रहते हैं तब तक शायद उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब वो समाज में निकलते हैं और विभिन्न प्रकार की चीजों से उनके बुरे व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है, जो वो समाज जो हम सब मिलके बनाते हैं, वो समाज जिसकी नीतियां, जिसके लिए कठोर कदम, जिसके लिए सुरक्षा की जो व्यवस्था होती है, जो वो समाज जिसकी व्यवस्था सारी सरकारें देती हैं, और जब सरकारें सत्ता में आती हैं, मैं बस बोलना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी की जो भी प्रवक्ता हमारे बीच में बैठी है कि आप बड़े आराम से कहती हैं कि ये तो संस्कार का काम है, तो आप ऐसे नारे क्यों देकर आती हैं कि बेटी बचाओ का नारा आपने क्यों दिया जब आप चुनाव में आए? आपने क्यों बोला कि आप बेटियों को सुरक्षा देंगे? आप सीधे बोल दीजिए कि हम बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते, हमारे बस की बात नहीं है, समाज देखे, समाज का काम है, तो समाज अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन जब आप इतने गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि आप सुरक्षा ही नहीं दे सकते हैं, आपकी ये जिम्मेदारी ही नहीं है, तो इसीलिए ये आज जो समाज में हो रहा है, आज इस प्रदेश में हो रहा है, इतनी गंभीर हालत हो गई है। आपको शर्म आनी चाहिए अनिला सिंह जी, आप एक महिला होकर ऐसे बयान दे रही हैं, और वो भी सत्तारूढ़ पार्टी की आप प्रवक्ता है, आपको कुछ तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अनिला सिंह जी, क्या वाकई में सिर्फ नारेबाजी से काम चल जाएगा या वाकई में उस नारे की दिशा में भी कदम हमें उठाना होगा?
नहीं, मैं आज मुझे अच्छा लगता कि समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है थोड़ी तैयारी से और तथ्यों के साथ बैठती और थोड़ी जानकारी के साथ बैठती तो बेहतर डिबेट कर सकती थी। पहली बात तो ये है कि आप शांत रहिए, बोलिए मत बीच में, चुप रहिए और मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो आप एक बात समझिए, जो नारे की बात कर रहे हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में जो एक बैलेंस है, जो सेक्स रेशियो है लड़के और लड़की में, उसमें बहुत गैप है और खासतौर से हरियाणा जैसा जो राज्य है वहां पे बहुत ज्यादा गैप है। तो बेटी को बचाओ यानी कि आप जो है फीटल डेथ मत करिए, फीटल मर्डर मत करिए। बच्ची का पता चला आपने सेक्स मालूम करा के और उसको वहीं पे आपने अबॉर्ट करा दिया, उसको मत कराइए। बेटी को बचाओ भी और उसको पढ़ाओ और उसको कामयाब बनाओ। तो ये नारा उसके लिए है। दूसरी बात ये आपने कहा ना हेल्पलाइन है और ना ही कोई पावर लाइन है, तो मैं नोट कर लीजिए, मैं बता देती हूँ। जो विमेन पावर लाइन है वो है 1090 और जो हेल्पलाइन है वो है 181। आपके पास नोटेड नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। तीसरी बात ये है मैडम, अगर टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट आप उठा लोगे बलात्कार में, उत्तर प्रदेश का एक भी जिला उन 5 टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है। वो चाहे अनिला सिंह जी, बात जगह मैं आपको बीच में रोक रही हूं, जिन हेल्पलाइन का आप जिक्र कर रही हैं, उन हेल्पलाइन का दूसरा रूप ये भी है कि अक्सर ये भी शिकायतें सामने आई है कि जब उनका नंबर डायल करो या तो लगता नहीं है और लग भी जाता है तो उठता भी नहीं है। इन हेल्पलाइन का एक दूसरा पहलू ये भी है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हो सकता है कि कई बार लाइन बिजी होती है, पर कोई ये बोले कि नहीं बिल्कुल यूजलेस है, कोई हेल्पलाइन काम नहीं कर रही है, वो गलत है, बिल्कुल गलत बात है। कई बार होता है भाई, ठीक है, हो सकता है लाइन बिजी है, उस वक्त नहीं कोई पिक कर पाया है कॉल, पर ऐसा नहीं है कि कॉल नहीं कोई पिक करता है, फॉलो अप नहीं होता है, बिल्कुल होता है। डायल 100 में आपने देखा है कि जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो रिड्यूस हो चुका है। और एक चीज और मैं बताना चाहूँ, मैं नहीं पॉलिटिसाइज करना चाह रही थी, मुझे लग रहा था हम जनरल बात करें। नहीं, बिल्कुल, मैं भी जनरल ही टॉपिक, जी बिल्कुल बिल्कुल जनरल ही आज टॉक करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल जी, मैं एक चीज और इनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यूपी से ये लोग आते हैं, ठीक है ना, इनको पता होना चाहिए आज कन्विक्शन रेट में यानी कि सजा सुनाने में उत्तर प्रदेश जो है महिला अपराध की जो सजाएं हैं अव्वल नंबर पे है। सबसे ज्यादा डिस्पोजल जो केसेस का हुआ है महिला अपराधीकरण के, वो उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में अव्वल नंबर पे है। मैं केवल और केवल ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा विषय उठाया कि समाज की जिम्मेवारी कहाँ है, हमें वो समझना, वो एजुकेशन है। निदा, आप, ताहिरा, चाहे मैं हूं, चाहे हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता सिद्धि हो या निधि हो समाजवादी पार्टी से, या सुमन जी हो, हम वी आर एजुकेटेड लेडीज। एजुकेशन बहुत मायने रखता है, मैं पर्सनली इस चीज को जानती हूँ। आप जिस समाज से आती है निदा, आप जानती है कि वहां पे विमेन लिटरेसी रेट का क्या हाल है, जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। प्रताड़ित जितना आप जी, तो मुझे लगता है कि समाज तो अपनी सबसे बड़ी जिम्मेवारी उठाएगा ही अगर एजुकेशन जो है वो हर माँ बाप ये सोचे नहीं हमें अपनी बिटिया, चाहे वो गांव में रह रही हो चाहे शहर में रह रही हो, उसको बेस्ट ऑफ एजुकेशन दिलाना है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आपने ये सही बात बोली जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। ताहिरा हसन जी, क्या वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत आ गई है कि हम बेटों को तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बेटों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और बेटों को के बड़े से बड़ा वो बिल्डर बन जाए। हर लिहाज से अगर हम कुछ भी अच्छा सोचते हैं तो वो बेटों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसी घर में हमारी बेटी भी पल रही है, जिसकी जिम्मेदारी उतनी ही है हमारे कंधों पर जितनी हमारे बेटे की है। कहीं ना कहीं एक फर्क भी, ये फर्क जो है ये भी हमें दूर करना होगा। ताहिरा हसन जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए, वो जेंडर इनइक्वालिटी जो है ये तो एक अलग से सब्जेक्ट है डिस्कशन का, वो तो है ही है कि बच्चियों के साथ जहेज जैसी कुप्रथा जो है हमें स्वयं दर्जे का नागरिक बनाती है, वो जुड़ी हुई है। जबकि कानून है उसके बावजूद भी लेन देन चलता है, तो माँ बाप उस तरह से भी सोचते हैं। अगर बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना है तो बेटे को देते हैं, बेटा बेटी दोनों है, एग्जाम है तो बेटी को डिस्टर्ब करते हैं, बेटे को नहीं करते, भले ही बेटी पढ़ने में कितनी अच्छी हो, ब्राइट हो। लेकिन मेरा सवाल इस वक्त एक ये भी है आपसे कि अभी जो हुआ बलरामपुर में, वहां हमारी बिटिया गई थी स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेने, एडमिशन लेके लौट रही थी, इन हैवानों ने, बदमाशों ने, गुंडों ने, जो भी कह लीजिए, उसके साथ बलात्कार किया, पैर तोड़ दिया और वो रास्ते में ही मर गई। इसको लेके जब लोग आ रहे थे तो उसका देहांत हो गया। तो मेरा ये कहना है कि हमको अपनी बिटिया को
सबसे बड़ी बात सुरक्षा देना है। प्रतापगढ़ में लड़की 6 महीने से छेड़छाड़ से घबरा के कुएं में कूद गई। जो हमारी बिटियां पढ़ना चाहती हैं उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। बिल्कुल मैं मानती हूँ नुक्कड़ नाटक, सेंसिटाइजेशन, ये सब प्रोग्राम चलने चाहिए। घर में लड़कों को संस्कार देना चाहिए। लेकिन जब हमारे लॉ मेकर इस तरह के बयान देते हैं कि लड़कियों को संस्कार देना चाहिए, तो उनसे ये पूछना चाहिए कि विक्टिम भी बिटिया होगी और संस्कार भी बिटिया को देंगे, बेटे को क्या देंगे? हर जिम्मेदारी वही उठाएगी। पूछा जाना चाहिए। उनका बयान माने रखता है, देखिए, लेकिन बयान उनका माने रखता है। अगर इस तरह का बयान देते हैं तो उसके खिलाफ कानून में कोई प्रावधान जरूर लाना चाहिए। इस तरह के बिजार स्टेटमेंट्स में तुरंत दंडित किया जाना चाहिए, किसी पार्टी का हो। देखिए, आज हम लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। सभी पार्टियों में इस तरह की बातें आ चुकी हैं। जी जी। निर्भया में लक्ष्मण रेखा की बात हो चुकी, डेंटिंग पेंटिंग महिलाओं की बात हो चुकी। तो हर उसमें सभी नेताओं का नाम आ जाएगा, कर लिया जाएगा, सभी पार्टी के हैं। तो इससे हमको पार्टी लाइन से ऊपर उठना होगा। और महिलाओं को, खासकर जो पॉलिटिकल पार्टी में है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप पार्टी लाइन से ऊपर उठिए और महिला मुद्दे पे हेड ऑन लीजिए, पूरी तरीके से हेड ऑन लीजिए। यह आपकी अस्मिता का सवाल है, या आपकी बहनों की अस्मिता का सवाल है। बिल्कुल। आप जब बोलेंगी तभी आप अपने आप को सही माने में किसी भी पार्टी में महिला नेता मान सकती हैं। सही बात, बिल्कुल। अगर इसी तरह से यस सर नो सर नहीं रहेंगी, ठीक है, तो आप सिद्धेश्वरी जी का मैं रुक करूंगी, आऊंगी ताहिरा संजय आपके पास। सिद्धेश्वरी जी का मैं रुक करूंगी। एक बार पार्टी लाइन से हम ऊपर उठ के देखें, हम भूल जाएं कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हम भूल जाएं कि हम समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हम भूल जाएं कि हम बीजेपी की हमारी अपनी सरकार है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम सोचें कि हम एक महिला हैं और सड़क पर निकलने वाली जो भी लड़की अगर हमारे सामने जा रही है या जो हमारे साथ काम कर रही है, हमारी दोस्त है, हमारी बहन है, हमारी कुलीग है, उन सबको अगर हम ये देखें कि हाँ अगर इसके साथ कुछ गलत होता है तो आवाज हम उतनी ही बराबर उठाएंगे, बजाय ये सोच के कि हम किस पार्टी से या कौन सी सरकार में ये सब हो रहा है। सबसे पहले हम महिला हैं, क्या हम खुद ये अपनी तरफ से सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अगर वाकई में हम सबके हक के लिए एकजुट हो जाए सारी महिलाएं, कि अगर एक महिला के साथ कहीं पर कुछ हो, चाहे सरकार किसी की भी हो या फिर शहर कोई सा भी हो या जिला कोई सा भी हो, भले राज्य कोई सा भी हो, तो नहीं लगता एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। लेकिन इन सब के लिए हमें एक होना बहुत जरूरी होगा और ये भूलना जरूरी होगा कि मैं समाजवादी पार्टी की, मैं बीजेपी की, मैं कांग्रेस की या फिर मैं फला की, फला की। ये भूलना होगा, ये फर्क मिटाना होगा। देखिए, मैंने अभी पहले ही कहा है कि कोई पार्टी से मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी है। तो पार्टी जो है कि अगर हम सरकार की बात करें तो हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार में हैं। हम फिर दल को भूल जाते हैं, क्योंकि महिलाओं का मामला है, वो भी सुरक्षा का मामला है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर सच में अगर सब महिलाएं एकत्रित होती हैं, एकजुट होती हैं, तो हम बहुत बड़ी ताकत है। हम आवाज उठा करके हम महिलाओं के लिए, ताकत को हमें समझना है, इसी ताकत को हमें पहचानना है, उसी सरकार के लिए आगे आना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन को भी हमको हिलाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन यदि अभी महाराजगंज में उस लड़की के साथ सुन लेती उसकी बात को, तो आज ये हादसा ना होता कल का। तो हमें हर चीज को हिलाना पड़ेगा, अभी जड़ें हिलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ताकत बनते हैं तो महिला से बड़ी कोई ताकत नहीं अगर एकजुट हो जाती है। बिल्कुल, और एकजुट हमें होना पड़ेगा। और आज हम यहाँ पर 5 आप लोग हैं और छठी में एंकर निदा अहमद, आज हम अगर 6 भी मिलकर एक शपथ ले लें और हम इस चीज को बिल्कुल अच्छे से अपने दिल दिमाग में यहाँ से ठान के उठे कि चाहे गलत किसी के भी साथ हो, लड़की कहीं की भी हो, लेकिन हम सब एक आवाज बुलंद करके उसके हक के लिए, उसके इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे, तो शायद कुछ बदलाव हम ला सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े। और आज ऐसे मुद्दे पर हमने, क्योंकि हमें इसे पॉलिटिकली नहीं बनाना था, हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सवाल नहीं करना था, क्योंकि देखिए सरकारें आती जाती रहती है, रहना इस समाज में आपको और हमें पड़ता है। तो सवाल यही था कि क्या समाज की सोच में कोई खोट आ गई है, जिसके चलते रेप जैसी घटनाएं लगातार हो रही है। इसी सोच को बस हमें बदलना है और इसी घटिया सोच पर हमें चोट करनी है। बदलाव यकीन मानिए जरूर आएगा। और अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आवाज उठाइए, इंसाफ दिलाइए, करके देखिए, अच्छा लगता है। आज की डिबेट में बस इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।